हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का 2018 का क्वेश्चन का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, काफी अच्छा सवाल। काफी टाइम बाद थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया था। उससे पहले सवाल जो है अ, इतने इस तरह के नहीं आ रहे थे, लाइन वाले सवाल नहीं आ रहे थे, कुछ और तरह के आ रहे थे। सर्कल बेस्ड ज्यादा सवाल था, है ना। तो लाइन पर काफी टाइम बाद काफी कम सवाल आते हैं लाइन पर। एस टी आर बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि z यहाँ पर मेंशन्ड है ऑफ द इक्वेशन। तो z यहाँ पर जो उसके सॉल्यूशंस x प्लस आयोटा वाई दे रखा है। z बार ऑटोमेटिकली बार का यूजुअल डेफिनेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मल्टीपल चॉइस सवाल है। ओके, तो अपन एक बार ऑप्शन रीड कर लेते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड एस इज नॉट मॉड टी। मॉडुलस, इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट। एल अपने आप में थोड़ा फील आ रहा है कि लोकस जैसा कुछ है एल, ठीक है। लोकस निकालना होगा, ठीक है। एल इज एग्जैक्टली वर एलिमेंट हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो एल का अपने को लोकस थोड़ा समझ में आया तो बढ़िया रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन, यानी कि एल देखो अच्छा सर्कल की हाई गया, कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने इस बार भी सर्कल उसमें डाल दिया है। सर्कल काफी डोमिनेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब भी ज्योमेट्री का सवाल आता है काफी डोमिनेट करता है। एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट। तो एल के पास अगर एक से अधिक एलिमेंट होंगे तो फिर सीधा ये बात हो जाएगी। बच्चों इस बात को आपने देखा होगा मेरी क्लास के अंदर, मैंने काफी डिटेल में एम्फेसाइज करता हूं मैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे आपका डिटर्मिनेंट के क्रेमर्स रूल वाला पार्ट हो। मैं एक बार क्विकली रिकॉल कराता हूँ कि मैं आपको क्या बताता हूँ, है ना। तो जब अपन क्रेमर्स रूल स्टार्ट करते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल का सॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, या तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, या क्वाड्रेटिक के इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि a इंटू एक्स इज इक्वल, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत बेसिक है ना। कि इसमें ना दो तीन चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। मान लो आपका 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 है, क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा? कद्दू, नो सॉल्यूशन। और अगर नॉन जीरो नंबर को अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर रखा और इधर जीरो आ गया, ठीक है, तो कितना आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक ट्रिवियल, यूनिक ट्रिवियल, ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर मान लो यहाँ पर भी नॉन जीरो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एक्स से, और उस तरफ भी आपका नॉन जीरो नंबर है, तो इसी को कहते हैं सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट अगर जीरो नहीं है तो कितना सॉल्यूशन आता है? एक। और अगर एक्स का कोफिशिएंट जीरो है, राइट साइड भी जीरो है, इनफाइनाइट। और अगर नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब एक्स का कोफिशिएंट जीरो कर दोगे और राइट साइड आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही हो गया जैसे मैं आपको क्वाड्रेटिक में बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो जीरो आंसर आएगा, या एक आंसर आएगा, या दो आंसर आएगा, या फिर सीधे अगर वो आइडेंटिटी होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बीच में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो आप अगर देखो, ये भी कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है कि देखो अगर एक आंसर से ज्यादा हो गया ना तो फिर सीधे इनफाइनाइट जैसा ही है। ये कुछ इस तरह से समझो, लीनियर इक्वेशन जैसा। क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो जीरो नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, टू डिफरेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर अगर मान लो कोई एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मान लो एक ऐसा। अब इसमें बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएंगे? या तो एक सॉल्यूशन आएगा, उसका नाम क्या होगा? माइनस ई बाय। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 0, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ अगर है तो फिर, है ना। खैर बहरहाल अभी अपन, ये तो बहुत बेसिक बात वो अपन हटा देते हैं, अपन क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। जंप तो नहीं करना है, आराम से अपन डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को अप्रोच दो तरीकों से आप कर सकते हो। पहली चीज जो थोड़ी बहुत अटपटाहट जो बच्चों से मैंने बात करी, जो बच्चों के कमेंट आए मेरे पास, जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों का रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, वो ये था कि भाई सर ये काफी हद तक लाइन जैसा दिख रहा है ना। तो लाइन का इक्वेशन मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार और प्लस आर इज इक्वल टू जीरो होता है। आर एक रियल नंबर होता है यहाँ पर, आयोटा इंटू जेड टू बार माइनस जेड वन बार, ऐसा कुछ होता है, तो वो प्योरली रियल आ जाता है। तो देखने में लग रहा है, लेकिन भाइयों और लड़कियों, इट इज वेरी डिफरेंट। आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्शन है, पर यहाँ पर एस और टी अलग अलग है। प्लस आर यहाँ पर हमारा रियल होता है, यहाँ पर आर उसने बोला है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बात भी आती है दिमाग में और तुरंत उड़न छू भी हो जाती है, क्योंकि एस और टी अलग अलग है, ठीक है। यानी कि कुछ अलग बात है इसमें ना, कुछ अलग बात है। अच्छा, अब इसमें अपन जो काम अपन क्लास में करते थे, मैंने आपको बताया था कि मान लो हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, कॉम्प्लेक्स में अपने पास इक्वेशन है, ऑर्थो सेंटर निकालना है।
तो मैंने आपको बार-बार यही बताया कि जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है एक एल्टीट्यूड की, ठीक है? ये एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई, दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। या कई बार हमने बात करी है कि लोकस के बारे में कि यहाँ से आएगा, जैसे सर्कल का लोकस की बात करी, यहाँ से अपन सर्कल, ये जो लोकस है ये सर्कल का है ना? तो अगर एग्जैक्टली वन एलिमेंट है और मैं सॉल्व करना चाहता हूँ जेड के लिए, ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं? मैंने क्या किया, दो इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स में आप जानते ही हैं। दोनों साइड आप क्या कर दो, बार ले लो, है ना, दोनों तरफ बार ले लो। जैसे अगर ये सत्य है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो इसका बार भी जीरो आएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, इक्वेशन तो यही है, कोई नई इक्वेशन क्रिएट थोड़ा ना करते हैं। जैसे वेक्टर में अगर आप दोनों साइड क्रॉस ले लो तो कोई नई इक्वेशन थोड़ा ना आएगी, वो तो तब भी ट्रू है, अब भी ट्रू है। तो इक्वेशन नई नहीं आएगी, बस बात ये कि आप इसमें z को x प्लस आयोटा वाई मान लो, या फिर आप दोनों साइड बार ले लो। z को x प्लस आयोटा वाई मानोगे तो उसके बाद आपको दो रिलेशन कैसे मिलेंगे, लेफ्ट साइड का रियल पार्ट जीरो, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट जीरो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, दोनों मेथड से बता दूंगा। तो मैंने बार लिया, कितना जाएगा इसका बार, s बार z बार, तो जो t z बार का बार कितना होगा, t बार z, और r का बार कितना हो जाएगा r। क्या ये कोई नया इक्वेशन है? नहीं, नया इक्वेशन नहीं है, ये तो सत्य ही है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो जीरो का बार क्या होता है, जीरो। तो नई इक्वेशन नहीं क्रिएट करिए, वो तो बस बात ये है कि जेड को मैं घेरना चाहता हूँ, घेर लेते हैं। तो जेड को घेरने के लिए क्या किया, एक कोफिशिएंट उठा दो जेड बार का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, टी, यहाँ पर कितना है, एस बार को मल्टीप्लाई कर दो एस बार से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप टी से, ठीक है, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा, टी एस बार, और वहां पर भी कितना है, टी एस बार, सबट्रैक्ट कर दिया। हाँ भी जेड का कोफिशिएंट कितना है, एस एस बार, एस एस बार माइनस यहाँ पर कितना है, टी डी बार, ये आपका जेड का कोफिशिएंट, प्लस आर एस बार माइनस आर बार टी इज इक्वल टू, ठीक है। तो बच्चे ये बोल रहा है एल इज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन एस बार, सॉरी मॉड एस इज नॉट, कुछ आपको पता ही होगा ये क्या होता है, मॉड एस का स्क्वायर, और मॉड एस स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है। ये मॉड टी का स्क्वायर है, ठीक है, जो कि इसका कोफिशिएंट आ रहा है जेड का, इज इक्वल टू आर बार टी माइनस आर एस बार है। हाँ जी, बात कर रहे थे अपन कि मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एस एल इज इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। बात तो वही आ गई ना, कि अगर मान लो ये चीज जीरो हो गई, ठीक है, और अगर ये चीज नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है डिपेंडिंग कि ये चीज जीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई शक होता है कि भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनका मॉड सेम ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक एस मान लेते हैं अपन आयोटा, मैं तो शक दूर करने को बोल रहा हूँ, बाकी तो आर तो बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, यहाँ तो आर है ही है खूब सारा। और टी ले लेते हैं बच्चों, माइनस आयोटा, ठीक है, तो ये तो कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, टी कितना है, माइनस आयोटा, तो आर बार दी आर बार इंटू कितना है, और यहाँ पर एस बार कितना आ जाएगा, माइनस प्लस आयोटा इंटू आर। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास आयोटा इंटू आर माइनस आर बार, आर माइनस आर माइनस आर माइनस आर बार, आर माइनस, हाँ भाई ये नंबर, ये राइट साइड का नंबर है, क्या ये हमेशा जीरो हो सकता है क्या? मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है एस और टी के कॉरस्पॉन्डिंग, जहां पर मॉड बराबर है। तो भाई आर माइनस आर बार जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आर और आर बार कब बराबर होते हैं, जब रियल होता है, रियल नंबर ले सकते। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होगा कि आर आप टू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू लिया तो ये जीरो आ रहा है, अगर आपने टू प्लस थ्री आयोटा लिया तो ये जीरो नहीं आएगा, प्योरली इमेजिनरी लोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स आ सकते हैं क्या इसके, मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, नहीं भाई नहीं। अगर ये जीरो हो गया तो आएगा, अगर ये नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो गारंटेड तौर पे नहीं कह सकते आप, कई सिचुएशंस में आ रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कई सिचुएशन में नहीं भी आ रहे, है ना, डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। ऑलवेज यू कांट से, ऑलवेज नहीं कह सकते, तो फॉल्स ही होता है वो। एल इज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एल के पास एग्जैक्टली एक एलिमेंट, ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि भाई ये बस ये नॉन जीरो हुआ नहीं, और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ नोन, जो भी नोन मतलब कि आर एस टी, जो भी कितना ही भगा लो आर एस टी को, कितनी कुछ भी हो जाए उनको, आप जेड तो एक ही निकालोगे जो भी आर एस टी की टर्म में, नॉन आर एस टी की टर्म में आएगा। तो ये बात सही है, ठीक है।
और नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ एल इज मोर देन वन एलिमेंट देन एल इज इनफाइनाइटली। इसमें भी मेरे को कोई दो राय नहीं लग रही है, क्योंकि इस इक्वेशन में मान लो ये चीज आपकी जीरो हो गई, ठीक, और ये जीरो हो गई। वही एक सिचुएशन है जब एल के एक से अधिक आंसर आ सकते हैं, और जैसे ही एल के एक से अधिक आंसर है सीधे इनफाइनाइट। ये भी सही हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एट मोस्ट। अब इसके लिए क्या है, इस तीसरे पार्ट के लिए अपने को जो दूसरी अप्रोच थी उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, या एल के लोकस को आपको समझना पड़ेगा कि एल का लोकस होगा कैसा, ठीक है ना। फिलहाल तो जेड लग रहा है कि हाँ एक पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाए कैसे कर रहे हैं, किस तरह के लोकस में। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आपके सर्कल पे भी होते हैं, एलिप्स भी होते हैं, हाइपरबोला भी होते हैं, पैराबोला भी होते हैं। तो जेड के लोकस को समझना होगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो पहला अपना स्टार्टिंग पॉइंट था कि ये तो लाइन जैसा दिख रहा है, तो उससे अपना काम हो रहा है ना? आइए देखते हैं। हम्म। तो भी अपन सोच रहे थे कि भी ये तो काफी कुछ लाइन से मिलता जुलता है, तो जेड को अपन ने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, और एस को भी लिख लेते हैं, एस वन प्लस आयोटा एस टू लिख लेते हैं, इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टी वन प्लस आयोटा टी टू, और जेड बार कितना जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, और आर वन प्लस आयोटा आर टू। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो अपन अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अपने को लोकस ऑफ जेड साफ साफ दिखेगा। तो अपन इसमें रियल पार्ट देख लेते हैं। रियल पार्ट कितना आ रहा है, एस वन एक्स टी वन एक्स, एस वन प्लस टी वन इंटू एक्स आ रहा है, और रियल पार्ट कैसे आ रहा है, माइनस एस टू वाई और प्लस वाई इंटू कितना आ रहा है, माइनस एस टू, और यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस टी टू। ठीक है यार, ये रियल पार्ट हो गया, और बाकी रियल पार्ट कैसे आ रहा है, यहाँ प्लस आर वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट देख रहे हैं अपन, इमेजिनरी पार्ट, तो एस टू टी टू, एस टू प्लस टी टू इंटू एक्स आ रहा है, वाई, वाई कितना आ रहा है, एस वन वाई और माइनस वाई इंटू एस वन माइनस टी वन, है ना, एस वन माइनस, ये आ गया, सही है। और मुझे कितना आ जाएगा, आर टू। ठीक है जी, ये आपका आ गया। ओके, तो यहां से बहुत आराम से, बहुत ठंडे ठंडे चिल पॉ में दिख रहा है, चिल पॉ में, कि भाई ये तो भाई तो लाइन का इक्वेशन है ना। तो लाइन का इक्वेशन था, अब वो जो अपन ने किया था वो कुछ गलत नहीं किया था, वो अप्रोच डिफरेंट थी, वो साल दूसरा है, ये साल दूसरा है। वहां पर अपन एक्स प्लस आयोटा वाई रख करके भी काफी ज्योमेट्री के लोकस के सवाल अपन ने किए हैं क्लास में, और यहाँ पर अपन जेड की टर्म में ही खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर बस ये नहीं दिख रहा कि जेड का लोकस कैसा आएगा अगर आर एस टी वेरी करेंगे, बट यहाँ पर बड़े आराम से दिख गया। आर एस टी अगर फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आर वन एस वन टी वन आर टू एस टू टी टू, ये भी फिक्स रियल नंबर्स ही होंगे, लाजमी सी बात है। तो z का जो लोकस है, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई क्लियरली दिख रहा है, लाइन है भाई, तो ये दूसरी लाइन है। अच्छा, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। अब लाइंस के क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकते हैं, वो अपन पिछली वाली अप्रोच में अपन देख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो लाइन का एक अप्रोच, एक 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 ओरिएंटेशन ये होता है, एक ओरिएंटेशन ये होता है, एक ओरिएंटेशन ये भी होता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन ओवरलैपिंग। अरे भाई, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये नो सॉल्यूशन वाला केस, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, और एक यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। लो, काम ही खत्म हो गया। तो भाई साहब, अगर ये कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक लाइन, रेखा, रेखा तो कुछ भी हो सकती है, और एक सर्कल, तो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इक्वल टू आए, इक्वल टू आए, जेड माइनस वन, सेंटर कितना आ जाएगा, वन माइनस रेडियस आ जाएगा फाइव में, पर तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन सा क्वेश्चन है, उसमें सही दे रखा है, पेपर में सही है, इसी में गड़बड़ है। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू है बच्चों,
तो इज एटमोस्ट टू, भाई एक सर्कल और एक रेखा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह कट कर सकती है? 2 जगह कट कर सकती है। और वो कौन सिचुएशन होगी? मतलब एक्स और वाई ये कोइंसिडेंटल लाइंस हो जाए, यानी कि कोइंसिडेंटल कैसे होंगी बच्चों? S1 प्लस T1 डिवाइडेड बाय S2 प्लस T2, याद आ रहा है कुछ कुछ 10th क्लास, इज इक्वल टू माइनस S2 प्लस T2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस T1 इज इक्वल टू R1 बाय R2। तब बच्चों एक्स और वाई इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, यानी कि लोकस ऑफ जेड इज अ लाइन, ठीक है। और एक लाइन का फिर सर्कल के साथ कितनी जगह? अधिक से अधिक 2 जगह कॉमन हो सकती है लाइन और एल एज मोर देन वेल, तो ये तो कर ही चुके हैं, ठीक है जी। तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। कौन कौन से ऑप्शन? ये सही है, ये गलत हो गया था, ए सी डी आंसर है ना? हाँ ए सी डी। एक बार देख लेते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑपरेटर ए सी डी आंसर है, सही है, ए सी डी आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो तरह की अप्रोच थी लोकस निकालने के लिए, फिर अपने को थोड़ा झुकना पड़ा। यहाँ से अपने को ये नहीं दिख पा रहा है कि z के जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे वो लाइन पे होंगे, आएंगे वो पॉइंट, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो शायद यहाँ से कुछ आ जाए, मतलब कहने का मतलब है मॉड एस और मॉड टी आपने यहाँ पर बराबर कर दी, एस और मॉड टी बराबर कर दी, और ये वाली क्वांटिटी को भी आर बार टी इज इक्वल टू आर एस बार कर दिया आपने। वो भी कुछ करा आपने, मतलब आर निकाल लिया, जैसे भी जो भी किया। तो फिर आपका जो जेड जो यहाँ से निकालोगे वो एक लाइन आएगा, ठीक है ना। ये बात इतना क्लियरली हमें यहाँ नहीं दिख पा रही है, पर जैसे मैंने ये वाली चीज करी तो यहाँ पर मुझे बड़े आराम से ठंडे ठंडे दिख गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और फिर दोनों दोनों जो चीजें थी, मतलब जेड जेड बार लिखना और दो लाइन लिखना, इनसे तो बिल्कुल सवाल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अच्छा, लाइन वाले अच्छा, दोनों कोइंसिडेंटल लाइंस वाले, नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस वाला, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो लाइंस का एक जगह इंटरसेक्ट होना। ठीक है बच्चों, है ना, बाय बाय।